9 अप्रैल 2022 श्रीलंका में सरकार के खिलाफ आम जनता की बगावत। जुलाई 2024 बांग्लादेश में सरकार के विरुद्ध स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट। और अब 3 सितंबर 2025 जल उठा पूरा नेपाल। संसद जली, प्रधानमंत्री भागे, युवा सड़कों पर उतर आए। कारण बताया गया कि नेपाल में सरकार ने सोशल मीडिया को बैन कर दिया था। मगर सवाल ये है कि क्या सिर्फ सोशल मीडिया के बैन करने पर इतना गुस्सा कोई हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई डीप स्टेट या फिर विदेशी ताकतें हैं। आज की कहानी है नेपाल के इतिहास के सबसे बड़े जेनजी क्रांति की, और इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। 3 सितंबर 2025 नेपाल सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। कारण बताया गया नेशनल इंटरेस्ट एंड रेगुलेशन। आमतौर पर हम समझते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवा सिर्फ शॉर्ट्स और रील्स देखने के लिए करते हैं। नेपाल की करीबन 55% पॉपुलेशन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है और युवाओं में ये मात्रा 90% तक की है। नेपाल में इंडस्ट्रीज काफी कम है। 2008 में नेपाल ने मोनार्की की जगह डेमोक्रेसी को चुना और तब से आज तक नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन 8 बार बदला जा चुका है और करीबन 15 से 16 बार वहां पे सरकारें बदली हैं। यानी कि बात क्लियर है कि नेपाल में डेमोक्रेसी तो है मगर करप्शन काफी हाई है। इसका भुगतान करना पड़ता है वहां के साधारण जनता को। नेपाल में 19.1% अनएम्प्लॉयमेंट है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नेपाली युवक करप्शन के केसेस को एक्सपोज करने के लिए करते हैं। ये उनकी आवाज बन चुकी है। नेपाल का सबसे मेजर इनकम सोर्स है टूरिज्म, और टूरिज्म के लिए सोशल मीडिया बहुत जरूरी है। बहुत सारे नेपाली युवक देश के बाहर काम करते हैं और जाहिर सी बात है इंटरनेट और सोशल मीडिया के जरिए वे अपने घर वालों से कांटेक्ट रखते हैं। ये कुछ मेजर रीजंस हैं जिसके कारण जैसे ही नेपाल सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया को वहां पर बैन कर दिया तो जेन जी यानी कि 18 से 22 वर्ष तक के युवा सड़कों पे आ गए। इसके साथ और एक मेजर इशू है नेपो किड्स का। नेपो किड्स का मतलब है नेपाली पॉलिटिशियंस के वे बच्चे जो नेपाल से बाहर रहते हैं और उनकी लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा हाई फाई है कि जिसकी कल्पना एक आम नेपाली नहीं कर पाता है। नेपाल ने डेमोक्रेसी चुन तो ली मगर आज एक साधारण नेपाली को ये पता चल चुका है कि उनको वापस से चाहिए अपने देश में मोनार्की। तो बस क्या था, 8 सितंबर लाखों नेपाली युवक काठमांडू के सड़कों पर उतर आए। ये एक लीडरलेस प्रोटेस्ट था, कोई बड़ा नेता नहीं, बस गुस्सा और हिम्मत। लेकिन सरकार ने क्या किया? टीयर गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट्स और फिर लाइव फायर। कम से कम 19 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल। 8 और 9 सितंबर की रात को पार्लियामेंट में आग लगा दी गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का घर, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल का रेसिडेंस, नेपाली कांग्रेस का ऑफिस, सबके सब आम जनता के निशाने पे आ गए। हालत बिगड़ गई, आर्मी को आना पड़ा नेताओं को बचाने के लिए। 9 सितंबर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आखिरकार रिजाइन करना पड़ा। अगर यहीं पे हम पूरी कहानी को रोक दें तो हमें ऐसा ही लगेगा कि आज जो नेपाल में चल रहा है ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम है। मगर आपको, मुझको, सबको पता है कि पॉलिटिक्स, खासकर जियोपॉलिटिक्स, इतनी सीधी खीर नहीं है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की। सबसे पहले अमेरिका। फिलहाल के दिनों में नेपाल और चाइना एक दूसरे के काफी करीब हैं। अमेरिका को ये पसंद नहीं। अमेरिका डेलिबरेटली चाहती है कि नेपाल में एक रेजिम का चेंज हो और शायद इसीलिए वो नेपाल में ये अनरेस्ट ला रही है। मगर एट द सेम टाइम अमेरिका इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। उसको पता है कि नेपाल में अगर कोई अनरेस्ट हुआ तो इसका सीधा असर भारत पे पड़ेगा और इससे डायरेक्टली भारत और अमेरिका के रिलेशंस और बिगड़ जाएंगे। तो फिर क्या ये चाइना का किया धरा है? केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे वो पूरी तरह से प्रो चाइना थे। चाइना का नेपाल में बहुत बड़ा BRI इन्वेस्टमेंट है तो ऑब्वियसली चाइना नेपाल में अनरेस्ट नहीं करवाएगा। तो फिलहाल हम किसी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को बिलीव नहीं करेंगे। हम इतना ही मानेंगे कि नेपाल में जो हो रहा है ये उनका इंटरनल प्रॉब्लम है।
मगर एक बात साफ है, अगर किसी भी देश में एंटी यूथ रूल्स बनते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हद से ज्यादा बढ़ जाती है और सरकार रैश डिसीजंस लेता है, तो यूथ चुप नहीं रहने वाला। हमारे देश में इस तरह के प्रोटेस्ट्स का होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारी यूथ फ्रैगमेंटेड है और साथ में हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड और केपेबल हैं। मगर जैसे कहते हैं ना, नेवर से नेवर। श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल हमें ये सीख देती है कि अगर सरकार ने जनता को सीरियसली नहीं लिया, तो जनता भी एक दिन सरकार को सीरियसली नहीं लेती है। इस पूरे विषय में आपकी क्या सोच है, हमको कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपसे फिर मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।